सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। उर्दू का एक मुहावरा है, बात का बतंगड़ बनाना। पिछले एक हफ्ते से हमारा सोशल मीडिया इसी काम पर लगा है। सियासी शोबदेबाज अपनी अपनी छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के नजूमी दिन रात पेशगोइयों पर पेशगोइयां कर रहे हैं। एक खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है। हर कोई अपनी अपनी इस्तिताअत और औकात के मुताबिक इसमें हिस्सा डाल रहा है। एक यूट्यूबी बाबा कहता है डट नहीं गया पिट गया। दूसरा आवाज लगाता है कि 1 पेज वाला सफा फट गया, बड़ा फड्डा हो गया। इधर से सदा आती है कि जंग अभी जारी है, उधर से एक नारा गूंजता है कि इस बार गलती हो गई। कोई हालात और वाकयात को जोड़कर इंकशाफात, इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात का चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है। कोई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इन दिनों में दिए गए बयानात को बार बार सुनकर साजिशी थ्योरी की ऐनक लगाकर मनपसंद बातें ढूंढ रहा है। किसी के पास पीछे हटने के मशवरे हैं और किसी के पास फ्रंट फुट पर खेलने के फार्मूले। एक चिड़िया वाले बाबा जी हैं जिनकी खबर यह है कि लड़ाई हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म दुबई क्यों नहीं गए, इसके ताने बाने भी इसी से जोड़े जा रहे हैं। गर्ज राई का एक दाना है जिसे पहाड़ बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पर पूरे जोरों शोर से जारी है। नाज़रीन, ये मंजर, ये कहानियाँ इस्लामाबाद से जुड़ी हैं, जिस पर आज वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी ने बहुत सौ की तसल्ली कर दी। एक समय फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री के दरमियान बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं और नए डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी DGISI का तकर्रुर और वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, जिसके लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने DGISI के हवाले से काबीना को एतमाद में लिया है। बकौल फवाद चौधरी के गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दरमियान तवील मुलाकात हुई। फवाद चौधरी कहते हैं कि आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म के आपस में बहुत करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। इनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कभी भी कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के सिपाहसालार की इज्जत में कमी हो, और पाकिस्तान की फौज या सिपाहसालार भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे वज़ीर-ए-आज़म या सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। फवाद चौधरी ने कहा कि दोनों का एक दूसरे से करीबी राबिता और ताल्लुक है। नए DGISI के तकर्रुर के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा और इस पर भी दोनों का इत्तेफाक राय है कि नए DGISI का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है। ये तकर्रुर हमेशा वसीउल बुनियाद मुशावरत की बुनियाद पर होता है और DGISI का तकर्रुर कानूनी तौर पर तमाम चीज़ें मुकम्मल करने के बाद होगा। फवाद चौधरी ने अफवाहें उड़ाने वालों के लिए क्या शेर पढ़ा, ज़रा ये मुलाहिज़ा करें, फिर इस पर गुलाम मुर्तज़ा से जानेंगे कि हो क्या रहा है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। पहले फवाद चौधरी का शायराना तबसरा देखते हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या हो रहा है सर इस्लामाबाद रावलपिंडी में? देखिए आपने अपने इंट्रो में ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने गिनवा भी दी हैं। पेज भी एक है और आइडियल ताल्लुकात भी हैं। तो अभी जो ISPR ने अनाउंसमेंट किया था, क्या वो गैर कानूनी था? मेरा आपसे सवाल है जी। जो DGISPR की जानिब से DGISI की अपॉइंटमेंट का ट्वीट किया गया था, जो मैसेज भिजवाया गया था, क्या वो गैर कानूनी था? अभी जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम होंगे, तो इसका मतलब पहले गैर कानूनी काम किया है हमारे अदारे ने। फिर एक और जुमला कहा गया, वो आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप सुनवा सकते हैं जी जी कि हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे फ़ौज का मोराल डाउन ना हो, मोराल कम ना हो, और उम्मीद करते हैं कि फ़ौज भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। ये एक पेज है। अच्छा। बात ये है कि अगर आपने जग हंसाई करवानी थी, इस तरह से तो जग हंसाई करवा के आप नहीं बच सकते।
अच्छा, आपने जागहंसाई करवा दी है हमारे इदारे की। लग रहा है कि उनको और कॉन्फ्रेंस में बातें करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा क्या है क्यों कॉन्फ्रेंस में। पहले वो देख लेते हैं गुलाम रज़ा साहब, फिर आते हैं जी। फवाद चौधरी साहब सुनाएं जी। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ये भी तो हो सकता है जिस तरह हमने एक्सटेंशन वाला मामला देखा था, उसके बाद वो सारा मामला हल हो गया था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का, कि वो एक कानूनी लकूना उसकी निशानदेही हुई और वो फिर सब कुछ सेटल हो गया। इसमें भी तो यही हो सकता है। नहीं देखिए, पता क्या है, मैं कानूनी तरीका, मेरी बात सुनिए, मेरी बात, कानूनी तरीकाकार क्या है। एक समरी जाती है जिसमें 3 नाम होते हैं, उनमें से प्राइम मिनिस्टर एक नाम चूज करता है, वो बताता है कि इसको अपॉइंट कर दिया जाए और उसकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक, अब इसका मतलब यानी कि पूरी हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि हमारे पास समरी नहीं भेजी गई, जनरल बाजवा साहब ने समरी नहीं भेजी हमारे पास, और वजारत दफा की जानब से होके आती है, समरी नहीं आई। अच्छा, वो फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसमें से चूज़ नहीं किया और उन्होंने खुद लगा दिया। अब जो चीज़ होगी कानूनी, ये लिखा है कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। जी भाई, खुदा के लिए खुदा का खौफ करें, किसको समझा रहे हैं? ये इस तरह के तर्जमान और इस तरह की वजारत और इस तरह के आप बात कर रहे हैं और लोगों को खुद आप गेंद दे रहे हैं कि आप चक्के चौके मारें। आप इस पूरी गुफ्तगू सुन ले, एक बार फिर सुन ले। उस गुफ्तगू में आपको क्या नज़र आएगा? जो बेवकूफ़ आदमी भी है, जो एक आम जिसकी सिविक माइंड नहीं है, जिसका पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं समझता है, वो एक आम शहरी भी अगर वो उसको देख लेगा, वो सुनेगा तो वो कहेगा कि यार ये तो फटा, डेफिनेटली को बहुत बड़ा फटा था। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, एहतराम करना चाहिए इदारों का। अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब दोबारा आप समरी मंगवा रहे हैं, दोबारा समरी मंगवाएं, दोबारा हम देखेंगे, फिर उसमें नाम, बेशक आप जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि जिनका नाम अनाउंस किया गया है उन्हीं को DGI ऐसे ही लगा दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन बात जग हंसाई क्यों करवाई जा रही है? एक ऑफिसर जो एक डिग्निफाइड ऑफिसर है, वो कराची से इधर आएंगे, चार्ज लेंगे और अपनी सर्विसेज देंगे। जो इससे पहले ऑफिसर्स थे जनरल, वो एक डिग्निफाइड ऑफिसर है, वो जाएंगे पेशावर, वहाँ कोर कमांड करेंगे। तो इन दोनों को किस तरह से, मसलन क्या नहीं समझ सकते? तमाम दुनिया जो है वो इस वक्त नहीं सोच समझ रही कि इनके साथ जो है वो क्या किया जा रहा है, दोनों के साथ। क्या उनका कैरियर जो पेशावर कोर देखेंगे और फिर इनका कैरियर, तो मेरा नहीं ख्याल, मैं अपने तौर पे मैं समझता हूँ कि ये डिस्टर्बेंस है वो नहीं होनी चाहिए। होना, इस चीज को करना ही नहीं चाहिए। मेरा सिंपल हो जाता तो बस बात खत्म, एक नोटिफिकेशन आना था, अगर चीजें तय हैं तो वो आ जाता, तो ये सब चीजें दब जाती। ये बातें, ये क्या कानूनी तरीकाकार और गैर कानूनी तरीकाकार? मैं तो ये लफ्ज नहीं हजम कर पा रहा। अच्छा बाबर साहब, क्या ये है कि ये ISPR डन है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आना चाहिए था कि ये चीज है कि जी ISPR की तरफ से आ गया है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आ जाएगा, बस खत्म। उसामा साहब, ना तो ये पहली गवर्नमेंट है, ना ही ये पहली अपॉइंटमेंट है DGISC की। 1947 से लेके अब तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो सारी DGISC की अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं। जब फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जी हम सेम पेज पर हैं और ये है कि जी बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा इब्हाम नहीं है, तो उस पर हंसी आती है कि जब ये पहली दफ़ा भी नहीं हुआ, मतलब उससे पहले आर्मी चीफ की जब एक्सटेंशन का मामला आया तो उस वक़्त भी गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए, उस वक़्त भी ये इसी तरह की अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। और अब दोबारा फिर मेरी बहुत सारे सीनियर ऑफिसर, सीनियर पॉलिटिशियन से बात हुई जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं। अच्छा उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये कैबिनेट का इशू नहीं है। DGISC की अपॉइंटमेंट जो है ये कैबिनेट नहीं करती, ये गवर्नमेंट नहीं करती, ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये मामला कैबिनेट में आया क्यों। सबसे पहली बात तो ये है अच्छा कि प्राइम मिनिस्टर किस इशू पे, अगर कोई ऐसा इशू है ही नहीं तो किस इशू पे अपनी कैबिनेट को इत्मीनान में ले रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि जनाब के ये कानून के मुताबिक मसला हल हो जाएगा, कोई बहाम नहीं है हमारे दरमियान, हम दोनों एक ही सफ़े पे हैं। तो फिर ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है अगर कोई इशू ही नहीं है और वो फोरम जो उससे मुतल्लिक़ ही नहीं है। ये तो इट इज़ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ। आर्मी चीफ जो हैं वो थ्रू इंटीरियर मिनिस्टर, वो थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री समरी भिजवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन है।
अब अप्रूवल क्यों नहीं दी जा रही, इसकी भी मुझे कोई समझ नहीं लगी। और पहली बात तो ये है कि या तो फिर अगर आपने फैसला कर लिया तो फिर उस फैसले पे खड़े हो जाए, अगर उस फैसले पे खड़े नहीं होना तो फिर पहले दिन ही आप जो उस ISPR ने अनाउंसमेंट की है उसको ऑन कर लें। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि जनाब हालात तो ये हैं कि जनाब असम्बली में बिल से लेके और हर चीज़ पे आप उन पर डिपेंड करते हैं, और जब कोई ऐसा इशू आता है आप खड़े हो जाते हैं और फिर खड़ा भी नहीं हुआ जाता, फिर तीसरे दिन आप बैठ भी जाते हैं। तो मसला ये है कि या तो फिर स्टैंड ले लें। असल चीज़ ये है कि खान साहब के मशीर कौन है, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको अजीबोगरीब किस्म के मशवरे देते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनसे कहते हैं कि जनाब आप इलेक्शन कमीशन से फटा ले लें, कौन से ऐसे लोग हैं जो उनसे कहते हैं कि जनाब आप आर्मी चीफ से फटा ले लें, कौन से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी कि ये तो कानूनी तरीका ही नहीं है, इस कानूनी तरीके को हम कानूनी तरीके के मुताबिक करेंगे। कानूनी तरीका कौन सा नहीं है, कानूनी तरीका तो यही है कि जब ISPR की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया तो प्राइम मिनिस्टर या तो उसकी अनाउंसमेंट कर दे, उसकी अप्रूवल दे दे ताकि ये मसले ख़त्म हो जाए। इबहाम तो प्राइम मिनिस्टर खुद पैदा कर रहे हैं, आपका ख्याल है इबहाम तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से पैदा किया जा रहा है। अगर कोई डिस्कशन होती है तो पहले मुकम्मल कर लेनी चाहिए थी, अगर कोई डिफरेंसेस होते भी हैं तो वो पब्लिक में लाने की जरूरत नहीं होती, उसको करके सॉर्ट आउट करके और उसके बाद फिर उसका प्रॉपर जो भी अनाउंसमेंट पहले तो ये बताया जाए कि वो कौन सा कानूनी तरीका है जो अडॉप्ट नहीं किया गया, इबहाम क्यों पैदा हो रहा है। असल चीज़ तो ये है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ये बताना चाहिए। मुझे तो लोगों ने ये भी कहा कि पिछले 6 दिन में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का अपना टेंशन की वजह से 10 किलो वजन कम हो गया है। आज भी देखिए उनका बड़ा बुझा बुझा चेहरा नजर आ रहा था। तो मसला ये कि चीज़ें तो हैं, अच्छा आप क्या कोई भाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, भाम तो आप लोग खुद पैदा कर रहे हैं और उसको मान रहे हैं कि भाम है वहां पर। ये बताएं गुलाम रज़ा साहब कि ये जो बात की जाती है कि जी अब तो पता नहीं कोई कू की कैफियत हो गई है, या जो मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ था फिर ये अक्टूबर ही है, और जनाब वो जो ये आया ट्वीट आ गया था कि जी जो भी वो इंक्वायरी रिजेक्टेड वाला या इस तरह, तो ये उस नहज पर पहुंच गए मामला। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा इशू ही नहीं है, इस इशू को डिबेट नहीं करना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है कि इस इशू को हम डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेटेबल इशू नहीं है। इसको एक अदारे का काम है, वहाँ लगाना है और इन्होंने लगाना है, लग गए हैं, बस इसका नोटिफिकेशन हो। और इससे देखिए जग हंसाई हो रही है। हम कहते हैं कि कोई बयान दे देता है छोटा सा तो वो गद्दार हो गया है, वो इंडिया के साथ मिल गया है, वो उसकी। हम अपने इदारों के मतलब क्यों बात कर रहे हैं, क्यों लोगों को ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं यकीन करें ये एक बाकायदा तौर पे ये कंप्लेंट है, ये फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका लफ्ज़ चीख के ये कह रहा है कि वो जो कैबिनेट में हुआ है वो सारी बातें वो फवाद चौधरी साहब पर तो एक अलग प्रोग्राम बन जाएगा। अच्छा सर, मुझे अगली खबर पर भी जाना है। एक चीज देखिए, अगर तो इमरान खान साहब तैयब अर्दगान बनना चाहते हैं तो फिर GDP को 8-9 पे ले जाए ना, 10 पे ले जाए GDP को, जिस तरह से वो तुर्की में लेके गए हैं, फिर आप बन जाए, फिर आप इस तरह की चीज़ें भी कर दें। लेकिन ये है कि यहाँ पे तो हालात ये है कि इकोनॉमी आपसे संभल नहीं रही, मुल्क के हालात आपसे संभल नहीं रहे और आप नए चीज़ें जो है वो एक चीज़ मुझे समझाएं सर, अगली खबर पर जाना है ऑपोजिशन। वैसे मैं एक चौधरी निसार का एक कोट आपको बता दूंगा, उनके क्लास फेलो थे, तो उन्होंने किसी हवाले से एक बात की थी कि जिस दिन ये बंदा अड़ गया तो लोग पिछलों को भूल जाएंगे। अच्छा चलें, आपने बताया। अब और चंद दिनों में लगता है कि अगले 48 घंटों में सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगी, शायद अगले 24 घंटों में। लेकिन गुलाम रज़ा साहब, एक और मामला है कि अपोजिशन का, नवाज शरीफ साहब का, अब वो क्या करेंगे, वो किस तरफ जाएंगे, उनके लिए मसला है। अपोजिशन को समझ नहीं। अभी शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि देखें जी ये फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, फ़ौज चलने का, चले इनको फ़ौज का ख्याल आ गया है, तो वो तो नज़रियाती हो गए हुए हैं। क्या वो अब इमरान खान साहब को कहेंगे कि हाँ जी बड़ा ज़बरदस्त आपने किया है काबीना में ये डिस्कशन लाकर, क्या करेंगे वो? देखिए, मैं फिर दोबारा मेरा यही कहना है कि पाक फोर्सेस के नाम के ऊपर किसी पार्टी को कोई सियासत करने का हक नहीं है। कि कोई ना बात करे, ना अपोजिशन करे, ना हुकूमत करे। लेकिन हो रही है ना सर, ये तो उनको मौका मिल रहा है। सर ये कैसे हो सकता है? अपोजिशन वो तो फिर करवाने वालों से पूछे ना,
करवाने वाले से पूछे, फवाद चौधरी साहब से पूछा जाए कि भाई कि आप ये किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा, चले गए हैं सर, अगली खबर पर जाना है, उसमें अनअटेंडेड छोड़ गए। ठीक है, बाबर डोगर साहब, ये बड़ा सुनहरी मौका अपोजिशन के, एक फुल टॉस है, वो कहेंगे देखें जी ये क्या हो गया, लेकिन वो जाएंगे किस तरफ, क्या करेंगे? कहेंगे ये सिविलियन सुप्रीमेसी का मामला आ गया, इमरान खान के साथ है, क्या करेंगे? इमरान खान तो उनको बात नहीं, फौज के खिलाफ पहले ही बोलते रहे। उसामा साहब देखें, वो तो अपोजिशन ने जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था तो सारी अपोजिशन ने कंसेंसस के साथ उनको वोट किया था, तो इस पे वो तो नहीं कर रहे, मतलब उनको तो फुल टास्क इमरान खान ने दे दी है, गवर्नमेंट ने फुल टास्क दे दी है। असल इशू तो ये है कि मेरा तो पहला सवाल ये है कि कैबिनेट को इत्मीनान में लेने की जरूरत क्यों पड़ी? रात को आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, फॉलोअप में आज सुबह नोटिफिकेशन होता, वो मामला दफा दफा हो जाता, खत्म हो जाता, आगे बात चलती नहीं। आप अभी भी कह रहे हैं कि जी कानूनी पेचीदगियाँ हैं, कानूनी तरीका का इस्तेमाल किया जाएगा। वो कानूनी तरीका मुझे नहीं पता कि कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, या तो पिछली गवर्नमेंट जो है उनके वो गलत कानूनी तरीका इस्तेमाल करती रही है, या फिर इनके आते हुए कानून सारे बदल गए हैं, या जो इनके कानूनदान है उनको कानून समझ में नहीं आता। जनाब ये हमारी तरफ से अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन जो है उस तरह से क्यों नहीं हमें देने दिया गया, उधर से क्यों आ गया? चलिए देखते हैं, ये चंद दिन घंटों में मुझे लगता है शायद अब सूरत बाज हो जाएगी अगले 24-48 घंटों में, लेकिन ठीक है, ये मामला किसी न किसी सतह पर मिस हैंडल ज़रूर हुआ है और इस पर इस तरह से पब्लिक डोमेन में इसको लाकर कोई अच्छा काम नहीं किया गया। लेकिन एक चीज़ जो पब्लिक में है, पब्लिक के रहनुमाओं के सामने आ रही है, वो है कौमी असम्बली का, सेनेट का इजलास। इसके लिए हुकूमत ने जनाब कमर कस दी है और गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब ये बड़ा अहम हो गया है अब हुकूमत के लिए कि अब वो अपोजिशन को साथ मिलाकर चले, वो तो एक अलग किस्सा है। यहाँ तो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए जी, हमें पहले एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? और इस बार एजेंडा आपको भी पता है, सबको पता है कि जनाब इंतखाबी इस्लाहात है, जिस पर उन्होंने कह दिया है कि हमने करनी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक, ये हमने करके ही छोड़ना है। अभी तो कौमी असम्बली का और सेनेट का अलग अलग इजलास तलब हुआ है जुमेरात के रोज़। ये 22 अक्टूबर को होना था एज यूजुअल रूटीन में जी, लेकिन ये 10 रोज़ कबल जो है ये इजलास बुला लिया गया है। अब इस इजलास में सबसे पहले तो नैब ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है वो पेश किया जाएगा और फिर वहाँ 1-2 मिनट की डिबेट के बाद ये कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा और फिर वहाँ कमेटी में इसके ऊपर बातचीत चलती रहेगी। लॉ एंड जस्टिस की कमेटी को ये भिजवा दिया जाएगा। इसके बाद जो आप EVM की बात कर रहे हैं और ओवरसीज़ वोटिंग की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर इमरान खान साहब बिल्कुल वो अकड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये होगा और हर हाल में होगा। तो फिर ये लगता है कि इस इजलास के दरमियान ही किसी वक्त इनको इजलासों को दोनों को ख़त्म करके एक जॉइंट सीटिंग बुलाई जाएगी और जॉइंट सीटिंग से वो EVM वाला और दूसरा जो ओवरसीज़ वोटिंग वाला है वो सिलसिला वहाँ से पास करवा लिया जाएगा। फिर दोबारा उसी तरफ ही बात आ रही है जी। और ये इजलास भी गैर मामूली तौर पे बुलाए गए हैं, हालांकि रिक्वेजिशन अपोजिशन ने जमा करवाई थी और उनका ये कहना था कि वो जो चेयरमैन नैब हैं वो रिटायर हो चुके हैं, मुशावरत नहीं हुई है। अब सदर पाकिस्तान चेयरमैन नैब जो कि ख़ुद रिटायर हो चुके हैं उनकी मुशावरत से डिप्टी चेयरमैन नैब लगा रहे हैं, तो जो ख़ुद बंदा रिटायर है वो किस तरह से आगे वो कर सकता है? तो ऑर्डिनेंस की वजह से इस तरह के सवालात जो हैं वो उठा रहे हैं, गुंजलक हो रहा है मामला वो भी। अच्छा ये बताएं बाबर डोगर साहब कि ऑपोजिशन का तो शिकवा रहता ही है, वो तो कहते हैं हमने साथ आना ही नहीं, वो छोड़ दें। MQM कह रही है हमसे भी मुशावरत नहीं हो रही। उसामा साहब, और ख़तरनाक बात है, कहती है ये मुशावरत नहीं की तो हम साथ नहीं देंगे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब MQM साथ नहीं देगी तो कहाँ से कानून पास होगा? उसामा साहब, आज जब प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे और जब ये DGISC के हवाले से बात हो रही थी तो उस वक़्त सुना है कि कुछ मिनिस्टर्स जो थे वो ज़ेर लब मुस्कुरा रहे थे। अच्छा। और कईयों ने अपनी बड़े अरसे से अचकनें भी तैयार की हुई हैं और वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अगर बाहर से ऑप्शन कोई नहीं है तो अंदर से तो ऑप्शन मिल सकता है। तो गवर्नमेंट खुद, प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो ऐसे मौके दे रहे हैं लोगों को कि वो पार्टी के अंदर भी लोग जो हैं वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो अपनी अचकनें तैयार करके बैठे हुए हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, कभी आप इलेक्शन कमीशन से फंडा ले रहे हैं, कभी आप अपोजिशन के साथ आपका वैसे ही फंडा है, जो लोग आपके साथ हैं आप उनसे भी लड़ रहे हैं, उनको भी दूर कर रहे हैं। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, GDA के तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
PMLQ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपसे खुश नहीं हैं। अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट दे दी जाए तो वो आपसे होती नहीं है, तकर्री आपसे होती नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के ये हालात है कि सारी ब्यूरोक्रेसी आपसे अनॉयड है। फिर ये आप कहते हैं कि जी वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। तो समझ साहब, जब आप सारे जो जितने भी हर एक से ही लड़ रहे हैं, हर एक से ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो मशीर हैं, आपको जो मशवरा देने वाले आपके इर्द गिर्द हैं, वो ठीक नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। सर, इस मामले पर क्या करें, किस तरह से वो गाइड करें? वो कहते हैं जी अब सोच लिया है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत ही इलेक्शन करवाने। हर जगह इमरान खान साहब कह रहे हैं जी ये धांधली वाला जो इशू है ये हमने हमेशा के लिए ख़त्म करना है। ऑपोजिशन किसी तरह मान नहीं रही तो वो क्या करें? वो तो कह चुके हैं हमने इसको करना ही करना है, बात खत्म। इसलिए वो चेयरमैन ऐप का वो कहते हैं जी ये तो डील के चक्कर में आ जाते हैं, ये NRO मांग लेते हैं, तो इनसे तो हमने बात ही नहीं की। आपको ये बात आपको बता रहा हूँ, आपको ये बात करके जब आपने ये बात की तो आपको हैरत नहीं होती कि पाकिस्तान में 3-4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है जी हमने धांधली ख़त्म करनी ही करनी है। वो हुकूमत जिसको आज तक अपोजिशन ने इसलिए नहीं माना कि वो धांधली का खुद जो है वो धांधली की वजह से आई है। चलिए सर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क यानी मीनार पाकिस्तान में जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद से अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, इंसान सर पकड़ लेता है कि ये क्या सारा कुछ ही वाकई प्री प्लान था, ये मुल्क को बदनाम करने के लिए सारा कुछ हुआ है क्या? अब इसमें जो किरदार हैं क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? जो मेन कंप्लेनेंट है आयशा, उसका किरदार इतना मशकूक होता चला जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। 14 अगस्त को जिस दिन पाकिस्तान को आज़ादी मिली, उस दिन मीनार पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क, जहां पर रेजोल्यूशन पास हुआ, करारदाद पास हुई 1940 में कि हमने एक आज़ाद वतन हासिल करना है। अब इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है इस सारी जगह की। वहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होता है। एक लड़की आयशा इकराम के साथ दस्त दराजी की जाती है, हत्ता कि उसके कपड़े फट जाते हैं और पूरी कौम हिल कर रह जाती है इस वाक़े पर। फिर इसकी कंप्लेंट्स शामिल की जाती हैं, FIR वगैरह होती है 400 लोगों के ख़िलाफ़, 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियाँ, 71 साल बुज़ुर्ग भी उनमें शामिल, वो भी गिरफ्तार, पता नहीं कौन कौन। फिर जनाब कभी आ नहीं रही इन्वेस्टिगेशन में, कोई ताबन नहीं कर रही, जी बीमार हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आना शुरू होती हैं। सिर्फ 6 लोगों को शिनाख्त कर पाती है। फिर ऑडियो आती है जो रैम्बो, जो जिसको ये पहले भाई कहती रही, फिर जी पता नहीं कभी कुछ, उसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देती है। जी ये सारा गैंग है, इसके पास मेरी नाज़ेबा वीडियोज़ हैं, ये मुझसे 10 लाख रुपए हथिया गया, आधी तनख्वाह मैं इसको देती थी, ये सब कुछ। और फिर गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। 8 लोग गिरफ्तार होते हैं, 3 और हो गए, 11 लोग गिरफ्तार हो गए। फिर ऑडियो सामने आना शुरू हो जाती हैं, वीडियो सामने आना शुरू हो जाती हैं। दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है कि किस तरह 5-5 लाख रुपया लेना है जिनको शनाख्त किया है और क्या होता रहा, यानी डायरेक्शन दे रही है। यह आयशा इकराम ही रैम्बो को बता रही है कि ये ऐसे करो, फ़ोन का ये करो, और वो आगे से कह रहा है जी ये सब कुछ सारी प्लानिंग आयशा इकराम की थी, वो कहती है सारी प्लानिंग रैम्बो की थी। ये एक दूसरे को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा था? जो मुल्क की बदनामी हुई, जो बेगुनाह लोग पकड़े गए, वो उनका क्या होगा? अभी एक और दरखास्त दे दी कि जी अली शाह है जी, वो भी टिकटॉकर है, उसने मुझे जान से मारने की धमकियां दी हैं, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, पुलिस कर रही है। पुलिस के कई ऑफिसर्स मुअत्तल हो गए इस सारे केस में। क्या हो रहा है अभी मैं आपको सुनवा रहा हूं ऑडियो, जो इन दोनों के दरमियान मुबैना तौर पर आयशा और रैम्बो के दरमियान जो सारे मरकजी किरदार कह लें, और पहले तो ये कंप्लेनेंट थे, वो क्या कह रहे हैं आपस में, गुफ्तगू में क्या कह रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, जरा सुनिए। मैं कह दियांगा लेकिन लेकिन FIR ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा वो लिखा कोई नहीं है मेरा मोबाइल, बस मोबाइल है तो भी थोड़े बहुत जो पैसे ने 1.5 लाख रुपए ਦਾ ਲਿਆ, ठीक है। आईडी वगैरह भी अच्छी बनानी सी। नहीं तो इन्ना गल करनी नहीं, कहना मैडम ने लिया, उन्हें पता होए। हां तेरे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ कहना बस मैडम ने लिया ਸੀ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ बस करने सा। चल मैं कह देंगे मेरा कोई नहीं है।
अब ये पंजाबी में जो गुफ्तगू हो रही है ये इस तरह से है कि जी वो फ़ोन का, मैं कहूँगा रेम्बो कहता है जी 1.5 से पौने 2 लाख का फ़ोन है। वो आगे से आयशा उसको बता रही है कि जी FIA में फ़ोन का जिक्र नहीं है, तुम सिर्फ ये कह दो कि जी मैडम को पता है, वो अपनी वीडियोस बनाने के लिए लेती हैं फ़ोन, उनको पता है कितने का है क्या है। ये सारी एक प्लानिंग हो रही है, क्या जाकर बयान देना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना। इससे पहले एक ऑडियो आई जिसमें रेम्बो कह रहा है कि जी कितने लोगों को तुमने शनाख्त किया, वो कहती है 6 लोगों को। अच्छा वो कितने पैसे दे सकते हैं, वो कहती है कि जी गरीब लोग नज़र आ रहे हैं, फ़ी बंदा 5-5 लाख रुपया दे सकता है। ये सारी कहानी सामने आ रही है। बाबर डोगर साहब, किस कदर ये दुख और अफसोस की बात है कि ये केस किस तरफ जा रहा है, सोचा क्या था, चीज़ें क्या सामने आ रही हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि इन सब के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त जानी चाहिए पर्चे की। उसामा साहब, जब ये केस स्टार्ट हुआ, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, तो पूरी कौम जो थी वो बड़ी अफसुर्दा थी कि हमारे जवान, हमारी कौम किस साइड पे जा रही है, एक निहत्ती लड़की और ये सारा कुछ क्या किया जा रहा है। और सारी कौम की हमदर्दियाँ जो थी वो ऑफ कोर्स आयशा अकरम के साथ थी कि जनाब बिल्कुल इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। लेकिन अब जो चीज़ें खुल के सामने आती जा रही हैं कि ये तो जो वो लोग जिनको मुलविस किया गया, वो जो पहले एक वीडियो टेप सामने आई, ऑडियो टेप, उसमें बात की जा रही है कि कितने लोग हैं। उसने कहा 6 या 7 हैं, तो वो कह रही कि 6 लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है। तो पूछ रहा है कि इनसे कितने पैसे लिए जाएँ। वो कह रही कि 5-5 लाख ले लो फ़ी फैमिली, क्योंकि ये गरीब लोग हैं तो इतने ही दे पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनको आइडेंटिफाई किया, वो उनको निकालने के लिए भी उनकी ख़ानदानों से 5-5 लाख रुपए डिमांड किया जा रहा है। तो ब्लैकमेलिंग तो ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले वहाँ पर लोगों को बुलाया गया, उन लोगों को वहाँ पर इन्वाइट किया गया, उसके बाद वहाँ पर इस तरह की एक हरकत की गई। रेम्बो उसमें मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व था। इस लड़की को पता था कि अब क्या होना है, वो सारा कुछ किया गया। उसके बाद जिन लोगों के नाम जब सामने आने शुरू हुए, उनसे पैसे मांगे गए। अब उसके बाद इनकी अपनी वीडियो सामने आ गई। पहले ये कही थी रेम्बो मेरा भाई है, उसके बाद जनाब ये है कि उसने मेरी वीडियोस बनाई हुई हैं और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कहीं पे ये दोनों मिलके पैसे ठगने की बात कर रहे हैं, कहीं पे ये बात कर रही है कि जनाब तुम ना बताना कि पौने 2 लाख का मोबाइल है, कहना मैडम का मोबाइल था, मैडम खुद उसको देख लेंगी, मुझे नहीं पता। कहाँ पे कहीं पे ये मुशावरत की जा रही है कि FIA से चीज़ों को किस तरह से छुपाना है, पुलिस को चीज़ों से किस तरह से छुपाना है। अब इशू ये था कि पुलिस के पास इसके दोनों मोबाइल थे। उन मोबाइल का जब फोरेंसिक ऑडिट किया गया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उनमें से एक चीज़ ये सामने आई कि रेम्बो जो था वो इसकी तस्वीरें बना रहा था और वो अजीबोगरीब वीडियोस बना रहा था। अच्छा, उन वीडियोस में कहीं ये नहीं लग रहा कि वो ज़बरदस्ती वीडियोस बनाई जा रही हैं, वो बड़ी बाहमी रज़ा और रग़बत से बनाई जा रही हैं और उसमें कहीं ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि कोई इख्तिलाफ़ात हैं। अब इख्तिलाफ़ात अब स्टार्ट हुए हैं और ये जो इख्तिलाफ़ात हैं, ये लग रहा है कि ये भी पैसों के इश्यूज़ पे जो है इख्तिलाफ़ात स्टार्ट हो गए हैं। अब उन्होंने अभी FIA को भी दरख्वास्त दे दी है कि जनाब जो रेम्बो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और उसमें अली शाह नाम का कोई है जी, और वो जी थ्रेट कर रहा है, वो भी कोई टिकटॉकर है। आयशा इकराम ने कहा जी कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं, टिकटॉक अली शाह के खिलाफ थाने में दरख्वास्त जमा कराई है जिस पर अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गुलाम मिर्ज़ा साहब, अब ये चीज़ें जैसे जैसे सामने आ रही हैं, ये केस बिल्कुल और तरफ जाता नज़र आ रहा है कि ऐसे जैसे वाकई ये कोई प्लानिंग थी। अब अगर खुद आयशा इकराम कहती है जी 13 लोगों के खिलाफ दरख्वास्त देती है कि ये गैंग है टिकटॉकर का जो इस तरह सारा काम करता है, तो क्या ये पूरा गैंग लेकर गई थी? और ये खुद कह रही है कि जी मनसूबाबंदी रेम्बो की थी, रेम्बो कहता है आयशा इकराम की थी। तो अगर ये भी तो फिर हो सकता है कि ये सारा प्लान हो, कैसे जाएंगे एक वहाँ पर इश्तियाल हिजान और इस तरह की कैफियत पैदा करेंगे और उसके बाद अगर लोग इस तरह से कुछ करेंगे तो हमारे पैसे बन जाएंगे। अब चूंकि इनका सारा किरदार मशकूक हो गया, तो ये बातें तो पुलिस को देखनी चाहिए कि ये असल कहानी क्या है। ये 13 लोगों का गैंग, इनमें से कौन कौन वहाँ पर था और किसी ने इस तरह का काम खुद ही शुरू किया, बाकी जो लोग थे क्या वो वाकई बेगुनाह थे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये वाक़या हुआ उस रात तो किसी को मालूम नहीं हुआ कि इस तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है। अगले दिन एक मारूफ एंकर जो हैं वो इनके साथ बैठ के वो प्रोग्राम करते हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं और उसके बाद वीडियो वायरल होनी शुरू होती है और फिर अगले दिन आप ये देखते हैं कि 15 को ये तमाम जगहों पे चीज़ आ जाती है। अब हमारे एक भेड़ चाल बन चुकी है क्योंकि एडिटर का रोल टीवी चैनल्स में आलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अखबारात में होता था, उसकी एक ऐसी नज़र होती थी कि वो ख़बर को
उस अंदाज से परख के वो साइड पर रख देता था, टोकरी में डाल देता था या आगे उसको बनाने के लिए, लगाने के लिए दे देता था। सही। अब यहाँ एडिटर का रोल नहीं है टीवी चैनल्स में। अब हमने भेड़ चाल के तौर पे एक ने चलाई, दूसरे से तीसरे ने, हमने अपने रिपोर्टर्स को खींचना शुरू किया कि आप भी दो, आप भी दो, आप भी दो, सब ने दे दी। एक हाइप क्रिएट हो गई। सर अब चाहिए तो ये था सीएम कोई पीएम ने नोटिस दिया, एसएसपी तक मुअत्तल हो रहे हैं। अच्छा, ये अब इन्वेस्टिगेशंस के लीडरशिप का क्या काम है? इन्वेस्टिगेशंस के जो लोग हैं उनको फौरी तौर पे सामने आना चाहिए था। वो एक ऐसा अनाउंसमेंट करते कि इसकी तहकीकात होंगी, इसको हम करार वाकई सजा देंगे और इसको पूरा जो कुछ भी इसके दरमियान हुआ है हर चीज़ कौम के सामने रखी जाएगी। और किसी ने उसके बाद जो लोग वहाँ पे तैनात थे उनको हटा दिया गया, अब नए लोग आ गए। और ये उसी रोज़ जिस दिन ये मुकदमा दर्ज हो रहा था और अभी प्रोसेस शुरू हुआ था, कुछ और वीडियोस भी आ रही थी, बाबा जी सियालकोट, बाबा जी लारी अड्डा, और ये बहुत कुछ इस तरह की बहुत सी जो वीडियोस आ रही थी, उनको भी सामने रख के परख के इस केस के ऊपर आगे चलना चाहिए था। देखिए, जो हमारे समाज को तार तार लोग करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि सोशल फैब्रिक ख़त्म हो, औरतों की आज़ादी जो है वो इस हद तक हो जाए कि औरत घर से जा रही हो, वो अपने खामद को, अपने भाई को, बाप को ना बताए कि वो कहाँ जा रही है, किस लिए जा रही है। वो इस तरह के इंडिपेंडेंस चाहते हैं जिस तरह का आप इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें देख सुन चुके हैं। तो ये उस, मुझे लगता है उस लेवल की एक बड़ी साजिश थी ये। और बेशक साहब मुझे ब्रेक का कहा जाएगा थोड़ी देर में, मुझे पता है, लेकिन मैं एक बहुत अहम चीज़ इसमें रखना चाह रहा हूँ बाबर डोगर साहब, कि अभी मैंने ये जिस दौरान था मैंने खुद भी चेक किया है दोबारा कि जी 14 अगस्त आप लिखें, अगर 14 अगस्त इंसिडेंट या इस तरह कुछ, तो अब ये वाक़या सामने आता है। इतना हमारे लिए मुक़द्दस दिन है, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी का दिन, आज़ादी का दिन, उस दिन के लिहाज से अब देखें ना, फिर वो भारत में और सब में वो इतना इस चीज़ को किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस पर तो एक यानी एक कौमी जुर्म किया गया है ये सारा कुछ जो प्लान करके, और अगर ये सारा कुछ है तो इस पर अलग से एक केस बनना चाहिए। मैं बहुत माजरत बाबर साहब, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है, मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जी ब्रेक लेनी है, ब्रेक ले लेते हैं जी। और ब्रेक के बाद एक और अहम मामला मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से नैब भी अब चला गया है जी आगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। एवनफील्ड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। अपील में गई हुई है मरीम साहिबा, और ये केस ख़त्म कराने के लिए, अपनी सज़ा ख़त्म कराने के लिए अब नैब भी चला गया है एक दरख्वास्त लेकर, और नैब ने बड़ी दिलचस्प बातें इसमें की हैं। और नैब ये कह रहा है कि जिनकी ज़मानत मनसूख की जाए, इनकी भी और इनके खामन कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की भी। और नैब ने इल्ज़ाम जो लगाए हैं वो सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर बना देती हैं, और इनकी वजह से कारकुनों हामियों से कमरा अदालत भर जाता है। अदालत को प्रेस क्लब बनाया जाता है, अदालत में रिपोर्टर्स और वीलॉगर्स को इंटरव्यू देती हैं। फिर यह कि जी मरीम नवाज़ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं हर पेशी के बाद, और आला अफसरान और नैब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात देती हैं। और नैब ऑफिस पर हमला भी हो चुका है। मुल्ज़मान का कंडक्ट इनके खिलाफ गवाहान पर भी दबाव डालने का सबब है। वैसे गवाहान से ज़्यादा तो नैब मुझे डरता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर ये कि जी गुज़श्ता 8 समातों में से 5 बार अपील कुरिंदा यानी मरीम साहिबा इनके वकील की तरफ से 5 दफ़ा तो इल्तवा मांगा गया, यानी एडजर्नमेंट के आगे कर दीजिए केस, यानी केस मेरिट पर चल ही ना पाए। तो बाबर डोगर साहब, ये लगता है नैब खुद खौफजदा हो गया है। ये हो क्या रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये एक पूरा एक एजेंडा सेट होता है, उससे नैब बड़ा परेशान है। वो कहता है जी इनकी ज़मानत ही ख़त्म करें ताकि ये मामला तो रुके। उसामा साहब, मुझे ये लग रहा है कि जो इन्होंने प्ली ली है नैब ने उनकी ज़मानत ख़त्म करवाने के लिए, मेरा ख्याल है कि ये तो खुद एक बड़ी रिडिकुलस है, मजाक। उसमें मसला ये है कि जनाब आप या तो कोई सॉलिड ग्राउंड्स लें कि आपको क्यों वो रिक्वायर्ड है, आप उनको क्यों ज़मानत जो है वो क्यों। अब ये है कि जी वो जाती हैं, वो नैब के खिलाफ बात करती हैं, नैब के अफसरान के खिलाफ बात करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो वो पोलिटिकल लेडी खातून है। वो जब जाएगी तो सियासी बात करेगी और मीडिया वहाँ पर आएगा,
तो मीडिया को आप कैसे रोक सकते हैं? किस तरह से आप और अदालत में जो माहौल बनता है, अदालत में और जो माहौल बनता है वो बेल पर है, वो जो मर्जी बात करे, वो घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बाहर करे, जिधर मर्जी करे। पहली बात तो ये है कि किस ग्राउंड पे आपको जो अदालत पूछेगी कि वो कौन सी ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर कैंसिलेशन चाहिए, केस पर वो किस तरह से असरअंदाज हो रही है वो बताएं। वो कह रहे गवाह डर गए हैं इनके कंडक्ट की वजह से, इतना ज्यादा ये दबाव डालते हैं। सर तो क्या मतलब मरियम जो है वो हुकूमत से ज़्यादा पावरफुल है, वो नैब से ज़्यादा पावरफुल है? क्या उसके पास ज़्यादा इख्तियारात हैं? अगर जो गवाहान हैं उनको सिक्योरिटी देना, उनको जनाब हौसला देना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो मरियम से किस तरह से गवाहान डर गए हैं? समझ साहब, ये तो जब कोर्ट में जाएंगे और जाके इस तरह की जो सारा इनके पास आर्गूमेंट्स है ये देंगे, तो वो तो 2 मिनट में जो मरियम के जो वकला हैं वो इसको उड़ा देंगे कि जनाब ये अच्छा, क्या ग्राउंड हुई। और फिर अब इनको याद आया कि जनाब वो जो पेश हुई थी तो उसने वहाँ पे पथराव किया, उस बात को अब साल गुजर गया, इनको उस वक्त जाना चाहिए था। और आज की बेल हुई है, बेल को तो 1.5 साल गुजर गया हुआ है, इनको अच्छा, अब याद आया कि इनकी बेल जो है वो कैंसिल करनी है। वो अब तंग आ गए इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कुछ और हैं, चीज़ें कुछ और हैं, नज़र कुछ और आ रही हैं। कौन लोग चाहते हैं कि मरियम की बेल कैंसिल हो, मरियम जेल में जाएं। बता ये कि ये मरियम को अपने इर्द गिर्द ही देखना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जो चाह रहे हैं कि यहाँ ये अब अंदर जाए और उसके बाद उनको मौका मिले। तो चलें, आपने इशारे में बहुत कुछ कह दिया, इर्द गिर्द लोगों का कहा है, यानी इर्द गिर्द में वो ज़रूर हैं कि जो उनके साथ पेशी पर नहीं जाते, वैसे इर्द गिर्द हैं। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ये देखें बाबर साहब तो कह रहे हैं जी कोई ग्राउंड ही नहीं है, लेकिन नैब के पास भी वकला हैं। अभी तो ब्रेकिंग न्यूज़ चली है कि डिप्टी जो चेयरमैन हैं उनका भी तकर्रुर कर दिया गया है। अच्छा ये बताएं गुलाम रज़ा साहब कि ये बात कहना कि जी वो इश्तियाल दिलाती हैं, इश्तियाल अंगेज़ बयानात देती हैं नैब और आला अफसरान के ख़िलाफ़, और गवाहान पर ये दबाव डाल रही हैं, गवाह हम डर रहे हैं, आपको लगता है ये भी सॉलिड ग्राउंड नहीं है? क्योंकि अब ये दरख्वास्त तो कल सुनी जाएगी, ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये अब आगे तो भेज दी है। ये एक मजाक है जो मैं कहता हूँ कि नैब की तमाम लीगल टीम को सोने के हार पहनाने चाहिए और उनको एजाज़ात और अनामात से उनको एजाज़ात और अनामात से नवाजा जाए, घड़ियाँ दी जाएँ डायमंड की उनको, और सोने के हार बनाए जाएँ। 199 आर्टिकल है, उसके तहत दायर होती है दरख्वास्त जी हाई कोर्ट में ज़मानत कैंसिलेशन की। इसमें इंसानी हुकूक की, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। राइट टू स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपके खाने पीने का हक, आपके कारोबार का हक, आपको आज़ाद रहने का हक, आपको कारोबार करने का हक, जायदाद बनाने का हक। इस हवालों से कोई भी आपका हक ब्रीच होता है तो आप 199 की दरख्वास्त दायर करते हैं, और नैब यहाँ मुल्ज़मान को ज़मानतें कैंसिल कराने के लिए 199 की दरख्वास्त दायर कर रही है। इतनी सेंस जो है वो आम लॉयर में भी होती है, या आम एक जर्नलिस्ट में, या एक कोई आम शहरी में भी होती है, जो यहाँ इस्तेमाल की गई। 19 सितंबर 2018 को मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को ज़मानत मिली थी जी, कर देते फैसला चैलेंज कि जी हमें ज़मानत नहीं मंजूर, इनकी ज़मानत आप लगा देते, सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठ जाते, तो वो मगर कंडोन हो गई। आप गुलाम साहब ये 199 बिल्कुल आप आर्टिकल का जो हवाला दे रहे हैं, वो नैब नहीं ना उस तरह काम कर पा रहा। नैब की आज़ादी उस तरह से नहीं है, उनके अफसरान को धमकाया जाता है, उनके खिलाफ गलत बयानात दिए जाते हैं, नैब को डिसरिप्यूट में लाया जाता है मुसलसल, यानी एक मुल्ज़िम है। अगर नैब को सामा साहब, नैब को अगर कौन धमका सकता है? नैब सारे मुल्क को धमका के आगे लगाया हुआ है नैब ने। सर वो तो कह रहे हैं हमारे पर हमला कर दिया था, इस दरखास्त में लिखा हुआ है हम पर हमला हो गया था लाहौर में नैब के ऊपर। उसके बाद नैब उस बात को 1 साल गुजर चुका है, 1 साल गुजर चुका है, अब इनको एक साल से डरा बैठे हैं ना, 1 साल से खौफज़दा है, दोबारा बुला नहीं पा रहा। 199 क्यों आप जैसे प्रोसिक्यूटर हुए ना तो नैब का काम चल गया। अच्छा सर, वो दरखास्त में जो है मैं तो आपके सामने ला रहा हूँ,
जो फैक्ट्स हैं जो उनकी तरफ से आए हैं मैं तो वो आपके सामने। गुलाम रजा साहब, नैब पर उन्होंने कहा है कि हमला भी हुआ है, देखिए पथराव हुआ, वो सब हमने देखा था, पत्थर आए थे, तो वो नैब अब डरता है कि दोबारा ये ना हो जाए। वो कहते हैं जिनकी जमानत खत्म करें, ये जेल में होंगी तो फिर हमें सुकून होगा, वरना हमारे लिए पत्थर आए थे और मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा टूट गया था, ये भी देखें। सर वो फिर लेजर गन भी थी, का शीशा टूट गया वो था। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था। वो देखे अब वो उनकी भी दरखास्त पेंडिंग पड़ी हुई है नैब के हुकाम के खिलाफ जिन्होंने पथराव किया था, और वहाँ लाहौर में उनकी भी दरखास्त पेंडिंग है, वो भी किसी वक्त निकल आएगी बाहर। बात ये है कि जो कानून तो सर मेरिट पे तो चलाए ना गुलाम साहब, चले छोड़ दें, नैब की इस दरखास्त को छोड़ देते हैं। ये जो 8 में से 5 इल्तवा की दरखास्तें हैं, ये मुसलसल से क्यों आती हैं? अब वकील बदला जा रहा है जी, अब हमें और टाइम दिया जाए जी। 2018 में आप जमानत करवाते हैं, जमानत हो जाती है, 2021 में आप कह रहे हैं जमानतें मनसूख करें। कुछ टाइम होता है, 40 दिन का टाइम होता है किसी फैसले के खिलाफ अपील करने का। सर वो इसीलिए 199 में गए 3 साल ना। बाद आपको अपील याद आ रही है। सर वो इसीलिए 199 में 3 साल बाद आपको 199 में याद आ रहे हैं आपको, आप अपील करते, आप अपने खुद हक सरेंडर करते हैं, वो आपके हक सरेंडर हो गए हैं, तो आप उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी आप हमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां याद आ गई। चले इंसानी हकूक में तो रिलीफ मिलते हैं, गुलाम रजा साहब ठीक है, हकूक में तो मगर रिलीफ बाबर साहब मिलते ये भी तो करें ना, वो जो कह रहे हैं कि जी आप केस तो चलाए ना, मेरिट पर चले तो सही कि 8 में से 5 पर आप इल्तवा की दरखास्त आ जाती। इतनी दरखास्तें 3 साढ़े 3 साल हो गए अदालत में, इससे बाद में जो केसेस हैं उनके फैसले हो चुके हैं कब के। ये 3 साल हो गए हैं, केस आगे चल ही नहीं रहा। उसामा साहब देखें, ये आपकी बात जी 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 गुलाम रजा साहब बताएं, ये कब तक चलता रहेगा? ये नहीं, फैसला होगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, यहाँ फैसला होगा तो दोनों पार्टीज ने जाना है। अगर मरीम साहब के हक में है तो नैब ने जाना है, उनके खिलाफ है तो उन्होंने खुद जाना है। ये बात दुरुस्त है कि इसकी जो अपीलों की समाअत है ये डे टू डे बेसिस के ऊपर बेशक करवा दी जाए, या वो एक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त कर सकते हैं, वो डे टू डे बेसिस की दरख्वास्त कर सकते हैं। नैब को इस तरह की दरख्वास्त करनी चाहिए और खुद मेहनत करके तमाम चीजें। चले सर टाइम खत्म हो रहा है, चले कोई जुमला तो आपको ठीक लगा नैब का? टाइम खत्म हो गया। बाबर साहब अगर आपको एक सर बिल्कुल ठीक है, आप केस की अर्ली डिस्पोजल के लिए जाएंगे, केस की हियरिंग जल्दी करें, बेल कैंसिलेशन का तो कोई ग्राउंड नहीं बनता मेरे नजदीक। चलें, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।